बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप और शेंजन ममालिक में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो जब आप पाकिस्तान से बिलखसूस इन ममालिक के लिए जिनका मैंने नाम लिया है, अगर आप इन मुल्कों के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जाती है, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी चेक किया जाता है, आप क्या कारोबार करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपके फैमिली टाइज़ चेक किए जाते हैं कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपके अपने मुल्क में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट जो है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों के साथ आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी के दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं इसको आपने एंड तक देखना है। उसकी वजह ये है कि जब आपके पास लोग आते हैं कि यार हमें फ़लाँ जगह का वीज़ा अप्लाई करना है, हमें यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, हमें कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, और तो आप अपने क्लाइंट को ये बता सकें कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसको इस तरह से कि लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं कि राहिल भाई हमने जाना है कनाडा, अब बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की होनी चाहिए। एक बात तो ये नोट कर लें कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है, और वो ये देखता है कि पिछले 6 महीने में इस बंदे ने बैंक में कैसे ट्रांजैक्शंस की हैं, इसकी आमदनी कितनी है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, डेबिट की ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, ये अपनी अखराजात को कैसे बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करता है, क्या ये यूज़ टू है, बैंकिंग सिस्टम को चलाना जानता है, डेबिट कार्ड का पता है, क्रेडिट कार्ड का पता है, बहुत सारी चीज़ें। तो याद रखें कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने की आपने अटैच करनी है। 6 महीने से कम ड्यूरेशन की स्टेटमेंट आपने अटैच नहीं करनी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मुल्कों के लिए 3 महीने की स्टेटमेंट भी चल जाती है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है वो 6 महीने की स्टेटमेंट जो है वो लगाएं। अगर आप यूरोप कंट्रीज़ के लिए, शेंजन कंट्रीज़ के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए लगा रहे हैं, तो आप जो है वो कोशिश करें कि 3 से 6 महीने की स्टेटमेंट हो आपकी, तो वो लगाएं। अब सवाल ये है कि बैंक स्टेटमेंट बनाएं कैसे। क्या उसमें एक साथ पैसे डाल दें, पैसे डाल के और 3 महीने के लिए भूल जाएं और 4 महीने के लिए भूल जाएं और फिर उसकी स्टेटमेंट निकलवा लें? ऐसे करना चाहिए हमें? ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोग जॉब करते होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके अकाउंट में जो पैसे आने हैं तो वो सैलरी के आने हैं। अब सैलरी किसी की 1.5 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है। यही उसकी आमदनी का ज़रिया है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कवर लेटर में बताना है कि आप जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन होंगी वो फिक्स नहीं होंगी। उसकी जो इनकम होगी, जो आमदनी होगी, वो उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे होंगे। अगर किसी पार्टी ने आपको पेमेंट की है, आपने कोई चीज़ सेल की है, उसकी जो पेमेंट है वो हो सकता है कस्टमर आपको कैश की सूरत में दे के जाए, हो सकता है कि वो आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे। तो बाज़ औक़ात लोग काउंटर सेल भी करते हैं, फिर वो पैसा जो है वो इकट्ठा बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ही आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होगी। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है कि करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, कुछ ना कुछ पैसे उसमें पहले से भी पड़े होंगे। हो सकता है 2 लाख हों, 4 लाख हों, 5 लाख हों, 10 लाख हों, 20 लाख हों। इंसान की सेविंग होती है, किसी की 2 साल की सेविंग है, किसी की 5 साल की सेविंग है, किसी की 10 साल की सेविंग है। तो लोगों ने अपने अकाउंट में वो सेविंग रखी होती है।
बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट तो किसी का भी नहीं होता। और अगर आपने बिल्कुल अभी अभी ताज़ा अकाउंट खुलवाया है, फ्रेश अकाउंट खुलवाया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने में कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने अप्लाई करना है कनाडा वीज़े के लिए, ठीक है। उसके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है। तो जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करेगा? अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के लगाते हैं, हो सकता है कि आपका केस भी रिफ्यूज़ हो जाए और आप पर जो है वो पाबंदी भी लग जाए, आपको वो बैन कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें। फेक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो कभी भी नहीं जाना। ठीक हो गया जी। अब जिस बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है, जाहिर सी बात है अगर वो आज अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहा है तो उसको 3 महीने तो लग ही जाएंगे बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते करते। 3 महीने, 4 महीने, ठीक है। और अगर 6 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो उसमें तो मज़ीद टाइम चाहिए। अब एक आदमी है, उसकी तनख्वाह है 50,000। ये बात आपने बड़ी अच्छे से समझनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बंदा है, उसकी तनख्वाह 50,000 है और वो एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है जिसमें घर में, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें खर्चा कम होगा। 50,000 की सैलरी में से 20,000 के वो खर्चे कर लेता है, 30,000 की वो सेविंग कर लेता है। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह एक और आदमी है जो कि अलग है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी फैमिली को खुद चलाता है। उसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके जो खर्चे हैं वो 1.5 लाख के। पहले वाला बंदा था, उसकी तनख्वाह थी 50,000, उसमें से 20,000 के खर्चे करता है, 30,000 की सेविंग करता है। परसेंटेज देखनी है कि कितनी परसेंट सेव कर रहा है। दूसरा आदमी 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, 1.5 लाख के खर्चे कर रहा है, 50,000 सेव कर रहा है। तो किसका ज़्यादा चांस है वीज़ा लगने का? अब आप कहेंगे कि यार जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है, जिसकी बड़ी अमाउंट है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है। वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि जिस बंदे की आमदनी है उसमें से वो कितने परसेंट खर्च करता है और कितना परसेंट वो सेव करता है। बात समझ आ रही है? 50,000 रुपये वाला क्या कर रहा है कि 20,000 खर्च कर रहा है, 30,000 सेव कर रहा है। तो सेविंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। जबकि 2 लाख रुपए वाला जो है वो 1.5 लाख खर्च कर रहा है और 50,000 की सेविंग कर रहा है। ये चीज़ भी मैटर करती है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों ने क्या किया होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ना रेंट आउट की होती हैं। किसी ने कोई गाड़ी लेकर रेंट आउट कर दी, रेंट ए कार वालों को दे दिया। किसी ने कोई जो है वो ऑटो रिक्शे ले लिए, 6-7 रिक्शे लेके वो चला दिए, उसकी इनकम आ रही है। किसी की दुकानें हैं, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का मकान है, तो वहाँ से वो रेंट आता है। वो आपने इनकम भी अपनी स्टेटमेंट में शो करनी है और बाकायदा आप कवर लेटर में उसका एक हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे नाम पे ये प्लॉट है, मेरे नाम पे ये घर है, मेरे नाम पे ये गाड़ियाँ हैं और ये रेंट आउट हैं, मैं इनका मालिक हूँ। तो यहाँ से जो इनकम आती है वो भी मेरी सोर्स ऑफ इनकम में ऐड होती है और मैंने उसका हवाला जो है वो बैंक स्टेटमेंट के तवस्सुत से किया हुआ है, वो पैसे बैंक में आते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो आपने क्या करना है कि जो आपकी इनकम है उसे आपने बैंक में क्रेडिट करना है और वहाँ से छोटे छोटे खर्चे आपने करने हैं। यूटिलिटी के बिल आपने अदा कर दिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस आपने अदा कर दी, घर का छोटा मोटा सामान आप किसी भी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे घर की ग्रॉसरी परचेज करते हैं तो पेमेंट आपने कार्ड के थ्रू कर दी। एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड जिसको कहते हैं। तो वो वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है कि यार ये जो बंदा है इसकी आमदनी कितनी है, इसके खर्चे कितने हैं और बाकायदा ये ट्रांजैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखें, अगर हम बात करते हैं यार 3 महीने की स्टेटमेंट बनानी है, तो उस आपकी स्टेटमेंट में आपके बैंक में पहले से कुछ ना कुछ सेविंग तो होंगी, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख कुछ तो होगा आपके अकाउंट में। फिर आपने उसमें कुछ और मज़ीद पैसे डाले, कुछ रेंटल इनकम आ गई, कुछ आपकी सैलरी आ गई, कुछ छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो वो पैसे भी आ गए। फिर आपने उसको चलाना है, उसके खर्चे दिखाने हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस दिखानी है, ठीक है। बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं, घर का सौदा सलफ लेके आ रहे हैं, ग्रॉसरी पे कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, किसी दोस्त को पेमेंट कर दी, फिर दोस्त को कहा यार मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ऑनलाइन डिपॉजिट करवा दिया, कभी एटीएम से ट्रांसफ़र करवा दिया। इस तरह से स्टेटमेंट बनेगी आपकी। बात समझ आ गई आपको? फेक डॉक्यूमेंट कभी नहीं बनाना, चाहे वो यूरोपियन की कोई भी कंट्री हो, शेंजन कंट्रीज़ हो, यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी होना चाहिए एकदम परफेक्ट, ऑथेंटिक और रियल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आज ही आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लें या करंट अकाउंट खुलवा लें। जितनी जमा पूंजी है आपके पास, जितनी सेविंग्स हैं आपके पास, वो आप बैंक में जमा कर दें, घर में ना रखें, ठीक है। जो भी सेविंग है, 50,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, वो अकाउंट में डाल दें और फिर जितनी इनकम आपकी आती जाएगी वो सारी शो करवाएं। और हो सकता है कोई आपने प्लॉट बेचा हो सकता है कोई आपने मकान बेचा हो,
तो उसका जो पैसा है वो भी आपने स्टेटमेंट में मेंशन करना है, और उसका हवाला भी आपने देना है कि यार ये इतनी बड़ी रकम जो है 20 लाख की या 25 लाख की, ये कहाँ से आ गई। तो आप उसमें हवाला देंगे ये जो कि बैंक स्टेटमेंट की जो डिक्लेरेशन है कि इसमें ये जो ट्रांजैक्शन है फ़लाँ तारीख में ये जो पैसे आए हैं, ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की थी, उसके ये पैसे हैं। बात समझ आ गई। वीज़ा देना या ना देना वो किसी भी गवर्नमेंट की इमिग्रेशन के पास उसके राइट्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, वीज़ा ऑफिसर के पास, वो तमाम चीज़ें देखता है और फिर ये फैसला होता है कि आपका जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, जो आपके पास अकाउंट्स का सिस्टम है, वो कितना स्ट्रांग है। ज़ाहिर सी बात है, आपने मुल्क से बाहर जाना है, तो क्या आपके पास इतना फ़ंड है कि आप वहाँ पे होटल में रह सकें, खाना पीना आप अपना अफोर्ड कर सकें। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से करनी है, तो ये बैंक बैलेंस से करनी है आपने। तो देखें, हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। किसी के लिए 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, किसी के लिए 5 लाख चाहिए, किसी के लिए 10 लाख चाहिए, किसी के लिए 20 लाख चाहिए, किसी के लिए 25 लाख चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादातर तो आपने जाना है एज अ टूरिस्ट, घूमने फिरने के लिए जाना है, तो आपके पास उतने दिन का बजट होना चाहिए जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जाना है जी कनाडा, मैंने जाना है यूरोप के किसी कंट्री में मैंने जाना है सैर व तफरी करने के लिए, और मेरा 1 हफ्ते का ट्रैवल प्लान है। तो $100 पर डे के हिसाब से एक्चुअल मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो $1000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, किसी का $2000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, किसी का $3000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इस तरह से आपने देखना है कि किस मुल्क के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया जी। मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। एक बंदा आज़रबाईजान जा रहा है। अब आज़रबाईजान में अगर आप बिज़नेस वीज़े पे जाते हैं तो आपके अकाउंट में $2000 क्लोजिंग बैलेंस शो मनी होनी चाहिए। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपके पास शो मनी $1000 होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस वीज़े पे जा रहे हैं तो शो मनी हाथ में $2000 होना चाहिए, और आपके बैंक में कम से कम 15-20 लाख रुपए होने चाहिए। इसी तरह आप यूरोप की किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब होता ये है कि आप जब कवर लेटर तैयार करते हैं तो उसमें आप अपनी फैमिली टाइज बताते हैं कि यार मेरे माँ बाप भी यहाँ पर हैं, मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ पर हैं, मेरा कारोबार है यहाँ पे, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे, मेरा जीना मरना, मेरी खुशी गमी सारी पाकिस्तान में है, मैंने जाना है और मैंने घूम फिर के वापस आ जाना है। कवर लेटर में आपने ये चीज़ बतानी होती है कि आपके पाकिस्तान में जो रिलेशंस हैं, फैमिली टाइज हैं, वो कितनी स्ट्रांग है। एक बंदा है वो अनमैरिड है, वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि यार ये बाहर जा रहा है, ये शादीशुदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वहाँ जाके छुप जाए और वापस ना जाए। तो गैर शादीशुदा के लिए ये जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है। उनको डर है, वीज़ा ऑफिसर ये सोच सकता है कि यार ये वहाँ जाके शादी ना कर ले और पाकिस्तान वापस ना जाए, ये हमारे मुल्क में आएगा तो स्लिप हो जाएगा। अब एक बंदा शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तो वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को समझता है कि यार ये बंदा छुप कर क्या करेगा, इसके माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, कारोबार है, बिजनेस है, तो ये जो है वो वापस चला जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको मेनली समझानी थी वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं करना कि एक साथ पैसे डाले, कुछ महीने उसको रखा, 1 महीना 2 महीना रखा, फिर स्टेटमेंट को निकाल लिया, तो उसमें तो ट्रांजैक्शन तो आएंगी नहीं आपकी। उसमें 2-3 ट्रांजैक्शन होंगी, एक आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी पैसे डालने की, उसके बाद ये 1-2 ट्रांजैक्शन आपने और की होंगी। तो वो समझ जाएगा कि ये इसने मसनूई तौर पे एक आर्टिफिशियल स्टेटमेंट बनाई है, इसने कहीं से पैसे पकड़े हैं, इसने बैंक में डाले हैं, और अब ये जो है वो वीज़े की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट साथ में लगा रहा है। जब आपके पास 3 महीने की स्टेटमेंट होगी, 3 महीने की लगा दें, 4 महीने की लगा दें, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने की लगाएं। अब 6 महीने में आप देखें कि हर महीने में 30 दिन होते हैं, तो 180 दिन की स्टेटमेंट बनेगी आपकी 6 महीने की। अब 180 दिन में आपकी कितनी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, उसमें डेबिट भी हो रहा होगा, क्रेडिट भी हो रहा होगा, तो अच्छे खासे 12-13 सफ़हात की, 12-13 पेजेस की स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी। तो वो चीज़ बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है वीज़ा ऑफिसर पे। वो समझता है कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। वैसे तो वीज़ा देना या ना देना उसमें बहुत से दीगर अवामिल भी शामिल हैं, दीगर एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है या नहीं है, या पहली मर्तबा उसने अभी नया नया पासपोर्ट बनवाया है और वो जाके जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा है, इटली के लिए अप्लाई कर रहा है, फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहा है, अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहा है, या कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहा है।
ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी मायने रखती है। अगर आपने कभी किसी मुल्क में ट्रैवल ही नहीं किया तो इन ममालिक का वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। तो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करें। जिस बंदे ने यूरोप जाना है और दूसरे ममालिक में जाना है तो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ले। थाईलैंड, मलेशिया, आज़रबाईजान, दुबई, इन चीज़ों को ज़रा विज़िट कर ले, इन ममालिक को विज़िट कर ले। 4 से 5 लाख रुपए इन पर लगाए, इन ममालिक में ज़रा घूम फिर कर आए। मलेशिया चला जाए, थाईलैंड चला जाए, इंडोनेशिया चला जाए, इसके अलावा सिंगापुर चला जाए, ठीक है जी, जापान के लिए अप्लाई कर ले। तो कोशिश करें कि जिनके स्टिकर वीज़े हैं उनको आप अप्रोच कर लें। ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, काज़िकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इनको आप जो है वो देखें। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका केस स्ट्रांग होगा तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने बिलखसूस जो है वो बड़ी डिटेल से बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बना दी है कि आपने उसमें अपनी एक एक छोटी से छोटी चीज़ मेंशन करनी है। सोर्स ऑफ इनकम आपने मेंशन करना है। अगर आपके कोई बिज़नेस है तो उसकी जितनी भी सेल्स हैं आपकी, जो इनफ्लो है, कैश का इनफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है, वो सब आपने दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।